प्यारे बच्चों, 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन। उसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लर्न कर रहे हैं और उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ लिया है फिजियन, है ना। ये भी अलग अलग टाइप का होता है, फिजियन, मल्टीपल फिजियन एंड बाइनरी फिजियन। ये बात अपन पढ़ चुके हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बडिंग, है ना। बडिंग क्या होता है देखेंगे आप। आपकी जो बुक है उसके अंदर फिगर 8.4 जो है उसमें बडिंग को अच्छे से शो कर रखा है बडिंग इन हाइड्रा, है ना। हाइड्रा का एक फिगर जो है बना रखा है और उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से बडिंग होती है और एक नया हाइड्रा जो है वहाँ पर डेवलप हो जाता है एक सिंगल पेरेंट्स से, है ना। तो देयर इज एन आउटग्रोन, है ना, डेवलप्स ड्यू टू रैपिड सेल डिवीज़न ऑन स्पेसिफिक साइट, है ना। यानी किसी ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर साइट पर जो पर्टिकुलर सेल्स होती है वो रैपिड सेल डिवीज़न करती है, यानी फटाफट उनमें सेल डिवीज़न होता है और उससे, है ना, एक बड जो है वो डेवलप हो जाती है ना। दीज आउटग्रोथ, है ना, दीज आउटग्रोथ डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल लाइक ईस्ट, है ना। इंडिविजुअल लाइक ईस्ट इज रिप्रोड्यूस फ्रॉम दिस प्रोसेस, है ना। ईस्ट जो है वो भी इसी प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फ्रॉम दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ईस्ट सेल, है ना, डिवाइड इंटू टू एंड वन part of the nucleus moves into the bud. These bud cut from its parents and become a new individual, है ना, such as hydra. हाइड्रा में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो बडिंग का जो प्रोसेस है वो दो जो ऑर्गेनिज्म है, टू ऑर्गेनिज्म जो है बडिंग को शो करते हैं। जैसे कि एक तो है ईस्ट के अंदर और दूसरा है हाइड्रा के अंदर, है ना। तो हाइड्रा में, ईस्ट में कैसे क्या होता है कि ईस्ट में जो ईस्ट सेल होती है वो ईस्ट सेल, उसका जो न्यूक्लियस है वो टू न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट हो जाता है और फिर उससे नया ईस्ट जो सेल डेवलप होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो देखेंगे आप किस तरीके से ईस्ट डेवलप होती है। आप देखें, जैसे ये इमेजिन ये एक ईस्ट सेल है ना, ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होकर के टू न्यूक्लियाई बना लेता है ना। ये एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, ओके। और उसके बाद एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होती है यहाँ पर, और ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इस आउटग्रोथ के अंदर एंटर कर जाता है ना। तो फर्स्ट स्टेज पर ऐसा होता है, सेकंड स्टेज पर ये होता है और थर्ड स्टेज पर ये वाली जो पेरेंट सेल है इसका न्यूक्लियस, और ये सेकंड सेल हो गई, थोड़ी सी बड़ी होने लगती है ना, एनलार्ज होती है और ये नया ये न्यूक्लियस इसमें एंटर हुआ, ये वन पेरेंट सेल से न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो गया। तो इस तरीके से ये ईस्ट सेल जो है वो रिप्रोड्यूस होती है फटाफट जो है, और ये भी इतना फास्ट रिप्रोड्यूस होती है कि कुछ विद इन मतलब यहाँ तक अपन कह सकते हैं कि 1 घंटे में या 2 घंटे में न्यू इंडिविजुअल बन जाता है उसमें, है ना। फेवरेबल कंडीशन अगर उसको मिल जाए तो हर 1 घंटे में ये न्यू इंडिविजुअल जो है डेवलप कर लेती है, ओके। तो इस तरीके से अपन ये बडिंग वाला प्रोसेस है। इसमें हाइड्रा में भी आप देख सकते हो, है ना, ये हाइड्रा है। इस हाइड्रा में यहाँ पर आप देखो ये वाला जो प्रोसेस है, एक यहाँ की जो सेल्स है वो रैपिड सेल डिवीज़न करती है, और ये एक सेकंड प्रोसेस में आप देखो बड जो है डेवलप होती है और ये बड ग्रो करके थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल बन जाती है, और ये हाइड्रा जो है यहाँ से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल जो है बन जाता है। तो ये देखो सिंगल पेरेंट्स से नया इंडिविजुअल बन गया, है ना, नया ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो गया। तो ये बडिंग कहलाती है। तो पहला बाइनरी फ्यूजन था,
और मल्टीपल फ्यूज़न था। अब सेकंड बडिंग हमने लर्न किया, वो बडिंग का प्रोसेस जो है हाइड्रा और ईस्ट के अंदर शो होता है। ठीक है, अब है थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन जो है वो कहाँ किस में होता है देखेंगे कि सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फिलामेंटस, है ना, एज इन स्पाइरोगायरा। ये AGE नहीं है, एज यानी उदाहरण के रूप में, एज AG एज, है ना, एज इन स्पाइरोगायरा, है ना। एक क्या है ये स्पाइरोगायरा, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी है। और ये स्पेशली आप देखोगे जो अपने जो ये वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर ये स्प्रेड रहती है ना। जैसे अपने ये पास में ये पॉन्ड है, स्कूल के पास में पॉन्ड है, तो उसमें आप देखोगे कि फेवरेबल कंडीशन होती है तो पूरी वाटर जो बॉडी है वो ग्रीनिश हो जाती है ना। वो ग्रीनिश क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ये ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी आपको, है ना। इसको स्पाइरोगायरा बोलते हैं। तो ये स्पाइरोगायरा जो है ये ग्रीन एल्गी है और ये फिलामेंटस इसकी बॉडी होती है। इसकी बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस, जैसा कि इस फिगर के अंदर बता रखा है, आप देख सकते हैं ये इसकी फिलामेंटस बॉडी है। और ये एक फिलामेंट से बीच में से ब्रेक हुआ और दो फिलामेंट बन गए और ये दोनों जो है न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इन स्पाइरोगायरा द बॉडी ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज ऑफ अ फ्रेगमेंट एंड ईच पीसेज ऑफ फ्रेगमेंट ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है या न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। हर एक फ्रेगमेंट जो है वो ईच एंड एवरी वन फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट्स से न्यू पेरेंट्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, अब यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंट बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन बोथ आर सिमिलर बट डिफरेंस इज दैट इन फ्यूजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट एंड इंक्रीज देयर नंबर। ठीक है, ये बात है कि जो फ्यूजन जो होता है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, वेयर एज फ्रेगमेंटेशन इज शोन बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो स्पाइरोगायरा है वो मल्टी सेलुलर है, कोई सिंगल सेल का नहीं है। तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है फंगस वगैरह ये ऐसी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो शो करते हैं। ओके, थर्ड है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, री यानी पुनः, अगेन, जनरेशन यानी डेवलप होना या अपने अंदर से किसी लॉस्ट पार्ट को क्रिएट करना, है ना, इसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे अपने जो नेल्स हैं, नाखून, नाखून जिसको अपन बोलते हैं, इनको अपन काट देते हैं तो ये वापस नए डेवलप हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हेयर्स है ना, वो भी कट कर देते हैं तो वापस ये बड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये रीजनरेट होते हैं। तो इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि अगर उनकी बॉडी को अगर आप काट दो या किसी एक्सीडेंटली अगर उनकी बॉडी कट हो जाती है, टूट जाती है, कहीं से भी ब्रेक हो जाती है, तो उस बॉडी का जो पार्ट है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर पार्ट में जो पार्ट अवेलेबल नहीं है वो अपने आप डेवलप हो जाता है ना। तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसा कि आप अपने बुक के अंदर जो फिगर है 8.3 है ना, प्लेनेरिया का इसमें चित्र बना रखा है आपने, इसमें भी देख रखा है। देखो आप, प्लेनेरिया जो है, ये प्लेनेरिया जो है फर्स्ट पूरा होल ऑर्गेनिज्म है, पूरा ऑर्गेनिज्म है। सेकंड में आप देखेंगे ये 3 पार्ट में कट गया। ऊपर इसका हेड है, बीच में इसका बॉडी है और लास्ट पार्ट जो है वो टेल है इसकी। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे थर्ड वाले ऑप्शन में कि जिसके हेड था उसके मिडल पार्ट और लास्ट पार्ट भी डेवलप हो गया, और जिसके मिडल पार्ट था उसका हेड और टेल डेवलप हो गई, और जिसके पास केवल टेल थी उसको मिडल और फर्स्ट पार्ट जो है वो अपने आप डेवलप हो गया, और 3 न्यू ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो गए। तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रीजनरेशन। देखो इसमें भी लिखा हुआ है, रीजनरेशन इज द प्रोसेस by which new organism can be reproduced from their cut body part, है ना। तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसके द्वारा हम न्यू जनरेशन जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट से, जो कटे हुए बॉडी पार्ट्स हैं उनसे नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। और ऐसा प्रोसेस जो है कभी कभी हाइड्रा और प्लेनेरिया, है ना, हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर इस तरीके का प्रोसेस या रीजनरेशन के द्वारा न्यू इंडिविजुअल डेवलप होने का प्रोसेस जो है वो शो करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, या उनमें देखा जाता है। ओके, ओनली सिंपल बॉडी, है ना, ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो बाय रीजनरेशन, बट एनिमल लाइक वर्टिब्रेट विच हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर डू नॉट हैव दिस पावर, है ना, ऑफ रीजनरेशन इन रिप्रोडक्शन। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे जीव जिनकी बॉडी जो है वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है उनका, जिनका बॉडी जो है वो प्रिमिटिव टाइप की है ना, और सिंपल बॉडी है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो रीजनरेशन वाला प्रोसेस शो करते हैं, है ना। जो वर्टिब्रेट्स हैं उन वर्टिब्रेट्स के अंदर ऐसा रीजनरेशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन में शो नहीं होता है। जैसे आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर इस तरीके का रीजनरेशन नहीं होता। इमेजिन करो हमारी अंगुली कट गई, तो अंगुली कट गई तो वापस नई अंगुली नहीं आएगी, है ना, फिंगर्स वापस डेवलप नहीं होगी, है ना, नाखून डेवलप हो जाएंगे, हेयर्स डेवलप हो जाएंगे, लेकिन फिंगर डेवलप नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि अपनी फिंगर कट गई तो उससे नया, है ना, नया इंडिविजुअल जो है हमारे जैसा डेवलप हो जाएगा, अंगुली के वापस हाथ पैर आँख नाक कान आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्पेशली वर्टिब्रेट्स में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, जिनकी बॉडी सिंपल बॉडी है, तो उनमें ऐसा रीजनरेशन शो होता है। आपने कभी कभी ये जो वॉल लिजार्ड होती है ना, छिपकली जिसको अपन बोलते हैं, उसमें भी रीजनरेशन होता है, लेकिन रीजनरेशन से न्यू इंडिविजुअल डेवलप नहीं होता। उसमें भी आप देखो कभी कभी अपन देखते हैं ना, उसकी पूँछ, है ना, उसकी टेल जो होती है ना इस वॉल लिजार्ड की, वो कभी कभी टूट जाती है और थोड़े दिन बाद उसके वो टेल वापस डेवलप हो जाती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसकी टेल से नई छिपकली या नई वॉल लिजार्ड डेवलप हो जाएगी, नो, है ना, बट उसकी टेल वापस आ जाती है ना। तो ये जो है रीजनरेशन का प्रोसेस जो है उसमें देखा जाता है, लेकिन रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, यहाँ पर जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है वो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? तो रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन बोथ आर डिफरेंट, है ना, बिकॉज इन रीजनरेशन बॉडी इज कट एक्सीडेंटली। ये ध्यान रखना है कि रीजनरेशन होता है वहाँ पर बॉडी क्या होती है, एक्सीडेंटली कट हो जाती है ना। वाइल इन फ्रेगमेंटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन में बॉडी अपने आप नेचुरली जो है वो टू पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, कट हो जाती है। ओके, फिर फिफ्थ जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा न्यू इंडिविजुअल कैसे डेवलप होते हैं, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। यहाँ पर एक राइजोपस दे रखा है, राइजोपस, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, है ना। आपकी बुक के अंदर भी ये राइजोपस का ये है फिगर बना हुआ है 8.6, फिगर 8.6 राइजोपस, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो फिलामेंटस बॉडी इसकी है, फिलामेंट जैसे दिख रहे हैं, और उसके ऊपर एक स्पोर नज़र आते हैं, SPORES, है ना। ऐसा राइजोपस या ऐसा ये जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है ऐसा स्पोर बनाते हैं। आपने कभी देखा हो कि इमेजिन आप स्कूल में टिफ़िन लेके जाते हैं, है ना, और कभी कभी जैसे आपने खाना खाया मिड डे मील की टाइम में, और उसके बाद आप अपना टिफ़िन जो है कहीं साइड में रख दिया और आप भूल गए वहाँ स्कूल में, और इमेजिन करो 2 दिन की छुट्टी आ गई, है ना। तो 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, है ना, जब आप स्कूल पहुँचोगे और अपने उस टिफ़िन को ओपन करोगे तो उसमें आपको कुछ नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? आपकी बची हुई रोटी ना, उसके अंदर आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आएंगे, स्पॉट्स, है ना, काले काले पैचेज नज़र आएंगे, ब्लैक ब्लैक पैचेज। वो ब्लैक पैचेज क्या है ना, वो फंगस है ना। और वो फंगस जो है अगर आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखो, सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखोगे, तो आपको ये जो राइजोपस दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे एक फिलामेंट होगा और उसके ऊपर एक पूरा डम्बल शेप का, है ना, राउंड राउंड कोई ऐसा उसके ऊपर जैसे बॉल हो, ऐसा नज़र आएगा। ओके, तो इस बॉल के अंदर बहुत सारे
बारीक बारीक स्मॉल स्मॉल स्पोर होते हैं, है ना। ये स्पोर जो है नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं, तो इसको अपन स्पोर्स कहते हैं, है ना। अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं अपन। स्पोर्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स, है ना, कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव सेल वॉल, है ना। ये देखो, है ना, ये जो स्पोर मैंने लिखा हुआ है इस चित्र में, देखो का फिगर में स्पोर लिखा हुआ है, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये डॉटेड टाइप। तो ये स्पोर है, और ये स्पोर किस में कवर्ड थे, ये जो इसके ऊपर एक सेल वॉल सेल वॉल के अंदर कवर्ड थे, है ना, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, तो structure covered by a protective cell wall. They are produced in a large number inside a sac-like structure, sporangium, है ना, एक बेग नुमा संरचना या सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, है ना, उसके अंदर ये स्पोर जो है वो डेवलप होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, है ना। दीज स्पोरेंजियम carried by wind from the point of their origin to a new place, है ना। अब ये क्या होता है, जैसे ही ये स्पोरेंजियम बस्ट होती है, फटती है, तो उसमें से ये स्पोर जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और ये एयर के थ्रू जहाँ पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर इनका ओरिजिन हो रहा है, वहाँ से न्यू प्लेस के तरफ जो है ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, चले जाते हैं एयर के साथ, ये स्केटर्ड हो जाते हैं। ओके, इन फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये एयर के अंदर मिक्स होते हैं, जहाँ पे भी ये गिरेंगे वहाँ पर अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या होंगे, वहाँ पर जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। सच एज सम फंजाई एंड मैनी लोअर प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस ऑफ, है ना, दिस प्रोसेस इनर, जैसे कि राइजोपस में आप देख सकते हो, है ना। तो देखें, कई बार अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि अपने घर पर जो वो मदर जो है ना वो पिकल्स बनाती है, अचार, तो उस अचार के ऊपर ऐसे आप ब्लैक ब्लैक पैचेज आ जाते हैं, अगर उसके ऊपर ऑयल, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑयल प्रेजेंट नहीं हो तो उसके ऊपर ऐसे पैचेज हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक, है ना, जिसको आप फफूंद कहते हो, है ना। तो वो जो है वो इसी स्पोर्स से डेवलप हुई है। अब आपने देखा होगा कि अपन सोचते हैं ये कैसे आया ये, इसके ऊपर हमने जो इसकी लिड थी, इस कंटेनर की लिड थी, हमने उसको टाइट लगाया था, और उसको बहुत 2 महीने से हमने साइड में रख रखा था, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी ये कैसे आ गया उसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपकी मदर ने ये पिकल्स डेवलप किया था, मतलब बनाया था उसको, है ना, तो उसमें प्रिपेयर किया था, उसमें क्या किया कि जैसे ही उसके अंदर ये डाले अचार वगैरह की, ये केरी है ना, मैंगो वगैरह ये सब उसके अंदर डाले, और उसके बाद उसके ऊपर जो थोड़ी सी जगह रहेगी ना उसमें एयर है, और उस एयर के अंदर ऐसे स्पोर्स प्रेजेंट है। ये स्पोर्स बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं ज़्यादा, है ना, ब्लैक ब्लैक पाउडर जैसे होते हैं, और जब ये एयर के अंदर स्कैटर्ड हो जाते हैं तो नज़र नहीं आते, ठीक है ना। तो ये उस एयर के अंदर ये प्रेजेंट थे, और जैसे ही उनको कोई ऑयल जैसे कम पड़ गया, और ऊपर कोई एक आध कोई पिकल्स का कोई पोर्शन ऊपर रह गया ऑयल से ऊपर, तो ये उसके ऊपर लैंड कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, और उसके ऊपर अपना ये जो है स्पोरेंजियम, अपना जो ये स्ट्रक्चर जो है डेवलप करते हैं, और ख़ुद वहाँ पर ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल जो है वहाँ पर डेवलप हो जाता है पूरा, है ना। तो इस तरीके से ये अपने जो फूड मटेरियल है उनको डिस्टर्ब करने में डिस्टर्ब कर देते हैं, ये ख़राब स्पॉइल्ड कर देते हैं बोले तो, है ना, ख़राब कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है स्पोर के थ्रू जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ओके, लास्ट है अब इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी प्लांट के किसी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल डेवलप करना, प्लांट पार्ट या प्लांट की बॉडी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल डेवलप करना, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें एक ही पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच a new plant develops from its vegetative part like roots, stem, leaves, है ना, और पेरेंट पार्ट, है ना, पेरेंट प्लांट, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है
कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट, दो पार्ट होते हैं, है ना। किसी भी प्लांट के अंदर टू पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट तो प्लांट का फ्लावर होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और बाकी की जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, ये जो है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो इन वेजिटेटिव पार्ट्स से न्यू इंडिविजुअल का डेवलप करना या न्यू प्लांट को डेवलप करना, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाता है। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम इन पोटैटो, है ना। आप देख सकते हो पोटैटो जो अपन उगाते हैं वो कोई सीड से नहीं उगाते। यानी आपके घर पर अभी पोटैटो पड़े होंगे तो उस पर देखना उसकी जो आइस है ना, उन आइस के अंदर ग्रीन ग्रीन आपको बर्ड्स जो है वो नज़र आएगी, है ना। तो ये जो आइज़ है वो वैसे जो पोटैटो होता है वो अपने आप में एक स्टेम होता है ना। तो उस स्टेम के थ्रू हम नया पोटैटो जो है डेवलप, उसको कट करके आप उगा दो तो वो नया पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि स्टेम से हम नया प्लांट बना रहे हैं, है ना। दूसरा आप देखेंगे जैसे कि शुगर केन है ना। शुगर केन की जो नोड और इंटर नोड्स होती है वहाँ पर आपको एक छोटा सा, है ना, छोटा सा एक स्केर्स या आई नज़र आएगी, है ना। तो दोनों तरफ से उसको कट करके आप उसको सॉइल के अंदर बर्ड कर दो, उसको अंदर दबा दो और पानी देते रहो तो वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। फिर है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स इन ब्रायोफिलम, है ना। ब्रायोफिलम की जो प्लांट होता है उसकी लीव्स को आप मॉइस्ट सॉइल के अंदर डाल दो। मॉइस्ट सॉइल यानी जिसके अंदर वाटर हो, है ना, उसके अंदर डाल दो तो उसकी जो लीव्स की जो एजेज हैं, किनारे, उन किनारों के ऊपर न्यू प्लांट जो है डेवलप हो जाएंगे, अपने आप ग्रो कर जाएंगे, है ना। तो ये जो है ब्रायोफिलम की लीव्स से न्यू प्लांट डेवलप होना, ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। और रूट्स से भी हम नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि अपन जिंजर में देखते हैं, है ना। अदरक को आप, है ना, वो उसकी रूट होती है, प्लांट की रूट होती है, उसको, है ना, जैसे ही अपन सॉइल के अंदर डालते हैं, है ना, और पानी वाटरिंग करते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर, तो उसमें से न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाता है ना। जैसा कि यहाँ पर फिगर भी बना रखा है ब्रायोफिल्म का, आप देख सकते हैं इसमें। ओके, तो ब्रायोफिल्म से न्यू प्लांट डेवलप करना वेजिटेटिव, ब्रायोफिल्म लीव से न्यू प्लांट डेवलप करना वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाता है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अच्छा, एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन का वैसे अपन आगे पढ़ेंगे, अभी एक बार अपन ये देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसका क्या महत्व है ना। वी कैन प्रोवाइड अ न्यू प्लांट इन लेस टाइम, है ना। कम समय में हम नया प्लांट बना सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल पहले देता हूँ मैं। आपने कभी जो नर्सरी होती है उस नर्सरी में आप गए होंगे कि आपको कोई ऑर्नामेंटल प्लांट या फिर कोई फ्रूट्स प्लांट, है ना, अगर आपको लगाने हैं अपने बगीचे में, अपने गार्डन में, तो आप नर्सरी में जाओगे तो नर्सरी में आपको कुछ ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनके ऊपर फ्रूट डेवलप हो रहे हैं और वो प्लांट बहुत छोटा सा है। तो एक्चुअल में वो प्लांट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से डेवलप किया हुआ होता है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे लेमन प्लांट की बात करें अपन, नींबू का पौधा, तो वो क्या करते हैं, ये जो गार्डनर वगैरह ये होते हैं, ये क्या करते हैं कि जिस ब्रांच के ऊपर पहले से लेमन प्रोड्यूस हो रहे हैं या डेवलप हो रहे होते हैं, उसी प्लांट की कटिंग या लेयरिंग करके उस पर रूट डेवलप कर लेते हैं और उसको फिर उस प्लांट से डिटेच करके, है ना, एक अलग प्लांट पॉट में उसको ग्रो कर देते हैं। और अपन को लगता है कि ये छोटे से प्लांट पर इतने सारे लेमन जो है डेवलप हो रहे हैं, अरे यार कितना बढ़िया प्लांट है ना, हमारे वहाँ पर लगाते हैं अपन। तो ये कहने का अर्थ ये है कि लेस टाइम में हम एक नया प्लांट जो है डेवलप कर सकते हैं। अगर आप बीज उगाओगे, फिर बड़ा होगा, उसको टाइम पे पानी दोगे नहीं दोगे, सूख जाएगा, क्या पता। और लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट डेवलप्ड प्लांट आप लेके आ रहे हो, तो कम समय में आप प्लांट डेवलप कर सकते हो। और उसके अलावा ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस आर जेनेटिकली, है ना, आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ये बात ध्यान रखें
कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो प्लांट अपन डेवलप करते हैं उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं, आइडेंटिकल कॉपी होती है वो पेरेंट प्लांट की। जैसे इमेजिन करो कि आपके कोई पड़ोसी हैं, उनके फार्म पर एक ऐसा लेमन का प्लांट है ना, जो राउंड ऑफ ईयर या टोटल या 12 ही महीने अगर उसके अंदर फ्रूट आते रहते हैं, है ना, और आपको लगा कि यार ये पौधा तो अच्छा है, मेरे को भी इसको, है ना, अपने खेत पर उगाना चाहिए। तो आप क्या करो, उसकी कटिंग करके या उसकी लेयरिंग करके, है ना, वो पौधा लेकर आओ और अपने वहाँ पर उगा दो। तो उसके करेक्टर भी बिल्कुल वैसे के वैसे होंगे जैसे आपके पड़ोसी के पौधे के हैं, है ना। वो भी आउट ऑफ राउंड ऑफ ईयर, है ना, पूरे फ्रूट्स जो है आपको प्रोवाइड करवाएगा। अगर आप उसके सीड उगाओगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ है ना करेक्टरिस्टिक्स कुछ नए आगे हो, या उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर था उसमें कोई डिफरेंसेस आगे हो, तो हो सकता है वो आपके उसमें खेत पर उगाने पर वो नहीं दे ऐसा, है ना, राउंड ऑफ ईयर फ्रूट्स जो है प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो इसलिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो प्लांट अपन डेवलप करते हैं उन प्लांट में क्या होता है, वो अपने पेरेंट प्लांट की आइडेंटिकल कॉपी होती है, उसके करेक्टर्स बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे होते हैं जैसे पेरेंट प्लांट में होते हैं। ओके, एंड हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक विच हैव बियर्स बाय पेरेंट प्लांट, वो सभी करेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट प्लांट में होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है, देखो, प्लांट विच हैव लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी, है ना, प्लांट विच हैव लॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सीड कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड, है ना, यानी कि जिन प्लांट के अंदर सीड नहीं होते, है ना, उन प्लांट को इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे अपन बनाना की बात करें, बनाना का पौधा, है ना, केले का पौधा, तो उसको आप कैसे उगाओगे? क्या उसका सीड होता है क्या? नहीं होता, है ना। उसको किसी ने कहीं ना कहीं उसकी वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ही हमको उसको उगाना पड़ेगा, है ना। दूसरा जैसे इसका रोज़ रोज़ जो फ्लावर है ना, उसको आपको उगाना है तो उसका भी कोई सीड नहीं होता, आपको कहीं से भी उसकी कटिंग करके लानी पड़ेगी एक ब्रांच को और उगा दो, उग जाएगी, है ना। और भी है ऐसे प्लांट, जैसे ग्रेप्स, अंगूर की बेलड़ी लगानी है आपको, है ना, तो आप कैसे लगाओगे? क्या उसकी सीड आते हैं क्या? नहीं आते। इसी वेजिटेटिव प्रोपागेशन से आप इस ग्रेप्स की जो प्लांट है उसको आप डेवलप कर सकते हो। जो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पौधे जिनको जो अपने अंदर सीड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, उनको आप इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ही डेवलप कर सकते हो। ठीक है, द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, है ना, कैन बियर फ्लावर एंड फूड अर्लियर देन द दोज प्लांट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सीड्स। यानी आप अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन से किसी प्लांट को डेवलप कर रहे हो तो वो ऑलरेडी पहले से ही इतना बड़ा होता है, वो तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है वो जल्दी प्रोवाइड करवाएगा। अगर आप एक तो बीज उगाओगे, फिर वो बीज का स्प्राउटिंग होगी, फिर उससे उसका जो है स्टेम इनिशिएट होगा, फिर उसके रूट डेवलप होगी, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा। अगर उसको एडवर्स कंडीशन मिल गई तो सूख भी जाएगा, है ना, और फेवरेबल कंडीशन रही तो धीरे धीरे बड़ा होगा। अब वो बड़ा होगा, उसके बाद उसके ऊपर कलियाँ, बर्ड्स वगैरह डेवलप होगी, फिर फ्लावर आएंगे, फिर फ्रूट्स बनेंगे। और अगर आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन से कर रहे हो तो पहले से ही वो इतना बड़ा होता है और उसको, है ना, डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिग्निफिकेंस जो है इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन का वो भी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से इसको याद कर लें। फिर नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट, है ना। प्लांट के अंदर हम आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर मैन मेड एंड डेवलप्ड बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट, है ना। ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड जो है वो स्पेशली जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, है ना, बागवानी करने वाले या बागवानी से रिलेटेड जो वैज्ञानिक होते हैं, वो इससे इसको काम में लेते हैं
और ये स्पेशली उन प्लांट को डेवलप करते हैं जो इकोनॉमिकली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और उनका ये क्या करते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने अभी बोला ना नर्सरी, तो नर्सरी में ये पौधे आते हैं, वो कैसे आते हैं, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं वो इसको इस तरीके से इसी वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन से डेवलप करते हैं और फिर बेचते हैं उनको अच्छे दामों में। एक लेमन प्लांट लेके आओ 150 रुपये, है ना, 150 रुपीज़ लेगा वो, तो उसकी मेहनत है ना। तो इसका मेथड क्या है वो देखेंगे। मेथड जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, उसमें पहला है कटिंग, है ना। कटिंग किसको कहते हैं, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज कॉल्ड कटिंग, है ना। जैसे आप रोज़ का जो है प्लांट डेवलप करना चाह रहे हो अपने गार्डन में, तो आप अपने जहाँ पर भी ये रोज़ का प्लांट हो, जैसे इमेजिन करो कि आपके पड़ोस में किसी के है, तो वहाँ से एक इसकी नाइफ़ की हेल्प से, है ना, चाकू की हेल्प से उसकी एक कलम होती है ना वैसे तिरछा, है ना, इस तरीके से उसको कटिंग कर दो और उसके बाद ला करके अपने वहाँ पर गार्डन में उसको लगा दो, तो ये कटिंग है। ओके, फिर है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग इट यूज्ड टू ग्रोइंग, है ना, रोज़। स्टेम कटिंग का हेल्प से किसको ग्रो कर सकते हैं, एक तो रोज़ को, है ना, बोगनविलिया, ओके, और शुगर केन, ये सभी जो है वो स्टेम कटिंग के थ्रू जो है हम उगा सकते हैं। अ मदर प्लांट विच हैव 1 or 2 बड, है ना, ऐसा प्लांट कैसे कटिंग किसकी करनी चाहिए वो बता रखा है कि ऐसा प्लांट, है ना, जिसके अंदर 1 या 2 बर्ड्स हो, है ना, कट बाय अ शार्प नाइफ, उसको शार्प नाइफ की हेल्प से कटिंग किया जाता है। एंड द लोअर पार्ट ऑफ दिस ब्रांच इज, है ना, बर्ड इन मॉइस्ट सॉइल, और उसके बाद जहाँ से आपने उसको कट किया है उसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर बर्ड कर दो, दबा दो उसको, है ना। व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस आर अकर, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, द रूट आर डेवलप एंड इट ग्रो इन अ न्यू प्लांट, उसके अंदर क्या हो जाएगा, रूट डेवलप हो जाएगी और एक नया प्लांट बन जाएगा। वी कैन यूज़ प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, है ना। हम रूट का डेवलपमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑक्सिन जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में मिल जाता है ना, और वो मार्केट से लेके आ जाओ और उसके थोड़ा सा लगा दो, बॉटम जो जहाँ पर आपने कटिंग की है वहाँ पर उसको लगा करके सॉइल के अंदर भर कर दो, उसके रूट डेवलप हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग कैसे कहते हैं कि अ ब्रांच विच इज टूवर्ड द ग्राउंड इज कवर्ड बाय मॉइस्ट सॉइल एंड टिप में रिमेन्स एबव द ग्राउंड। जैसे कि ऐसा कोई पौधा है जिसकी कोई ब्रांच जो है वो ग्राउंड की तरफ जा रही है, ओके, नीचे की तरफ, तो उसको क्या करते हैं कि नीचे झुका करके उसके ऊपर मॉइस्ट सॉइल डाल देते हैं, है ना, गीली मिट्टी डाल देते हैं, और उसका जो टिप जो होती है आगे वाला पार्ट टॉप, उसको ऊपर रहने देते हैं और उसको वाटरिंग करते रहते हैं, पानी देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप देखोगे कि विद इन 1 महीने के अंदर उसके जिस पार्ट को आपने सॉइल के अंदर बर्ड किया था, दबाया था, जिसके ऊपर आपने मॉइस्ट सॉइल डाली थी, तो वहाँ पर रूट डेवलप हो जाती है ना। और फिर आप उसको कट करके अलग बना दो, उसको अलग पौधा बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से आफ्टर सम टाइम रूट आर डेवलप्ड एंड डिटैच्ड फ्रॉम मदर प्लांट, उसको मदर प्लांट से अलग कर दो, इट इज़ ग्रोन एज एन इंडिविजुअल प्लांट, और वो एक इंडिविजुअल प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। फिर है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, दिस इज़ एन यूनिक मेथड। ग्राफ्टिंग का जो मेथड है वो बहुत ही यूनिक होता है। कट स्टेम ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट, है ना, 2 अलग अलग प्लांट के स्टेम को आप कट कर दो, ठीक है। फिर है जॉइंट देम विथ ईच अदर, उन दोनों को क्या करो, एक दूसरे के साथ जॉइंट कर दो। बोथ, है ना, शुड बी टाइटली कवर्ड बाय कॉटन क्लॉथ, उन दोनों को आप कॉटन क्लॉथ से अच्छे से बांध दो। आफ्टर सम डेज दीज ब्रांच डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट ऑफ योर डिज़ायरेबल करेक्टर्स, है ना, आपकी डिज़ायरेबल करेक्टर्स वाली नई प्लांट बन जाएगी। यानी इसमें क्या किया कि जैसे आपको अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे ऐसा कोई प्लांट है, जैसे अपन बोर बोलते हैं ना, ये खाने के आते हैं ना बड़े बड़े बोर, है ना, ऐसा किसी का ऐसा कोई बड़ा सा प्लांट है और मीठे बोर आते हैं उस पर, तो आप उसकी देख लो कहाँ पर है ऐसी, है ना, उसकी एक छोटी सी ब्रांच कट करके लेके आओ, ओके।
अपनी अंगुली जैसी पतली हो ऐसी ब्रांच आपको कट करके लेके आनी है, और उसको आपके खेत पर जो पहले से जो एक बोर है ना, उसकी भी ऐसी अपनी अंगुली जैसी ब्रांच हो, उसको कट करो, है ना। अब आप जो लेके आए हो उसको उस पे लगा दो ऐसे, है ना। इस तरीके से लगाना है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाए और एक पूरा एक इंडिविजुअल बन जाए, इंडिविजुअल प्लांट टाइप हो जाए। फिर उसको अच्छे से टेप से या प्लास्टिक से ऐसे इसको कवर कर दो, टाइटली टाइटली उसको बांध दो, है ना। कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो अपने आप उससे अटैच हो जाएगी और वो एक नया प्लांट जो है डेवलप हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक होंगे वो उसके जैसे होंगे जहाँ से आप उसको लेके आए हैं। ओके, तो इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। आप इसको नेट पे भी ग्राफ्टिंग डाल करके इसको सर्च कर सकते हो, आपको ग्राफ्टिंग का पूरा प्रोसेस जो है इसमें बताया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो टिश्यू कल्चर है ना। टिश्यू कल्चर, चलिए टिश्यू कल्चर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लर्न करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।